हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में जो 11 चैप्टर स्टार्ट किए थे अल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक ईथर। टॉपिक क्या रहेगा? ईथर रहेगा। ठीक है, ईथर का सिंपल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आता है? ROR-, मतलब दो ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये सिंपली दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है तुम्हारा सिमेट्रिकल ईथर, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, ये देखिए, ठीक, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल ईथर। इधर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो ग्रुपों में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब सिंपली जब इनको देखते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग IUPAC इनकी नेमिंग कैसे करता है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसको अगर इसकी नेमिंग किया जाए तो इसमें एक तरफ क्या हुआ है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब एक तरफ ये हमारा मेन चेन मान लीजिए, एक तरफ इस ग्रुप को मान लीजिए। इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे ये मीथेन है। इसके साथ इसको जब जोड़ देंगे ऑक्सीजन को तो ये बन जाएगा मीथॉक्सी। क्या बन जाएगा? मीथॉक्सी। मीथॉक्सी। और ये आपका मेन चेन हुआ, क्या बना? मीथेन। क्या नाम हुआ? मीथॉक्सी मीथेन। दूसरा हम लोग लिख देते हैं जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको हम लोग मेन चेन मानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सी ग्रुप होगा वो ये वाला होगा जिसमें कम कार्बन है। इधर देखिए कम कार्बन है, इधर ज्यादा कार्बन है, जिसका क्या नाम हो जाएगा? मीथॉक्सी इथेन। मीथॉक्सी इथेन। ठीक है, इनकी नेमिंग हम लोग ऐसे करेंगे। हम लोगों ने इनकी नेमिंग IUPAC नेमिंग में 11th में पढ़ी हुई है, थोड़ा और डिस्कस कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका पूरा ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन है। ठीक है, काउंटिंग कार्बन की ऐसे होगी। तो इसका जो नाम है वो क्या नाम हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये इनकी नेमिंग हो गई। ठीक है, ये IUPAC नेमिंग की टेक्निक। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सिंपली आपके पास अगर ये ग्रुप है, ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? ये आपका ऑक्सी ग्रुप हो गया, ये कौन सा हो गया? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ये क्या है? बेंजीन है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन। इसका जो कॉमन नेम है वो सबसे ज्यादा है एनीसोल। एनीसोल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी बेंजीन। अब अगर मान लीजिए आपके पास दो बेंजीन रिंग अगर जोड़ दी जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन एक बेंजीन रिंग साथ भेज दीजिए, ये क्या है? फेनिल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फेनिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये आपका ईथर का नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, ईथर की नेमिंग IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म में आप लोग जानते हैं कि सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर इसमें कौन कौन से मिलते हैं? पहला है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें आपको केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है वो आपका अल्कोहल होता है। कैसे? ये देखिए, ये और इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। सेकंड है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में आप जानते हैं कि कार्बन की चेन डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, और दूसरा इसका आइसोमर हो जाएगा ठीक है। देखिए केमिकल फार्मूला दोनों का सेम सब कुछ है, लेकिन इधर देखिए ये चेन दूसरा है और इधर ये चेन दूसरा है, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? चेन आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। अभी जो हम लोगों ने लिखा था 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड जो आइसोमर आपका मिलता है वो होता है मेटामेरिज्म। क्या होगा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में जो आपका ऑक्सीजन की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? पोजीशन, वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल सब कुछ सेम रहेगा, ये, और दूसरा है ठीक है, मतलब देखिए इधर देखिए, इधर 1 है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब ऑक्सीजन की केवल पोजीशन चेंज हुई है। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं, ऐसे आइसोमर को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ये था आइसोमेरिज्म, ईथर का आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के आइसोमर इसमें आपको मिलते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग का जो है वो है प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर ईथर। हाउ टू प्रिपेयर ईथर। ईथर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं, आप जानते हैं आप जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करते हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए। आप इसमें ये जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। आप टेम्परेचर अगर ज्यादा रखेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, टेम्परेचर कम रखेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल लेके कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने, और 437 केल्विन में अगर इसको आपने हीट किया तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्कीन। ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया, 413 कर दिया, तो आपको मिल जाएगा ईथर। ठीक है, ईथर। इसमें देखिए टेम्परेचर कम करने पर आपको ईथर मिल रहा है, लेकिन जो इसकी यील्ड होगी बेटा, वो इसकी यील्ड जो है वो ज्यादा नहीं होगी, इसकी यील्ड ज्यादा नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि इतने टेम्परेचर में थोड़ा बहुत तो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो ही जाएगा, मतलब एल्कीन इसमें मिक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो तीन पॉइंट्स हैं जो आप लोग इसको फॉलो अप करेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज accompanied by small amount of alkene, थोड़ा अमाउंट एल्कीन का बनना ही बनना है। ठीक है, लार्ज एक्सेस, इसमें जो एल्कोहल है वो लार्ज एक्सेस में आप यूज करेंगे, लार्ज एक्सेस में यूज करेंगे।
दूसरा एल्काइल ग्रुप, और जो एल्काइल ग्रुप है वो आपका हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ब्रांचिंग हुई तो आपका ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर उसमें ब्रांचिंग हुई तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये आप लोग कॉमनली जल्दी यूज नहीं करते क्योंकि इसको आप ज्यादा अमाउंट में लेंगे, ये आपका एप्रोप्रिएट यील्ड में नहीं मिलेगा, इसका अमाउंट भी आपको इसमें मिक्स रहेगा, तो आपको इसका सेपरेशन का भी चार्ज लगेगा, बहुत ढेर सारी चीजें इसमें रहती हैं जिसकी वजह से आप इसको आसानी से यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आसानी से यूज नहीं करते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपको देखनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है कि ये आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो मैकेनिज्म है वो आपका कौन सा यूज होता है। तो आपका मैकेनिज्म जो है वो आपका है जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो पहला जो आपका अल्कोहल है वो आपका एसिड में जैसे ही रहेगा तो ये आपका प्रोटोनेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो आपका सेकंड स्टेप में यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, आपका क्या है ये, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका वाटर है, वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर आपका कार्बोटाइन जनरेट हो जाएगा और यही कार्बोटाइन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ये कार्बोटाइन जब इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपका मिलेगा ठीक है, प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। ये आपका क्या है, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी एथेन। क्या है, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप जानते हैं आपका जब एसिड आपका अटैक एसिड के कैटलिस्ट के फॉर्म में है तो थर्ड स्टेप में एसिड भी आपका क्या होगा, निकलेगा। क्यों, कैटलिस्ट आपका रिमेन रहता है। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो डी प्रोटोनेशन का हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन का। ठीक है, डी प्रोटोनेशन। ये जैसे इसका डी प्रोटोनेशन होगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन गया, ईथर। किसमें कन्वर्ट हो गया, ईथर। तो इस प्रोसेस से हम लोग ईथर कन्वर्जन करेंगे, इस प्रोसेस से हम लोग ईथर का कन्वर्जन करेंगे। और ये क्या है आपका प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन मेथड। ठीक है, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जितने भी प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन की मेथड बताई गई है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद जो आपका थर्ड है, थर्ड में आप जो सेकंड प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो है विलियमसन सिंथेसिस। इसको शायद पिछले चैप्टर में थोड़ा बताया गया था। इसमें आप अगर आप एल्कोक्साइड लीजिए, ठीक है, इसमें एल्कोक्साइड का जब रिएक्शन आप करवाते हैं एल्किल हैलाइड से तो इसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है। पहले हम एल्कोक्साइड का कन्वर्जन देखेंगे। यहाँ पर ये है, इसको अगर हम सोडियम से ट्रीट करवाएं तो हमारा बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो निकल जाएगा। अब इसके बाद अगर आप एल्किल हैलाइड से आप इसको ट्रीट करवाएं तो आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में प्लस Na। ठीक है, इसका एग्जांपल्स आप देखिए, प्लस 2Na
आपका बन जाएगा Na प्लस हाइड्रोजन और CH3ONa, और ये टेम्परेचर आपका इसमें रहेगा 330 केल्विन प्लस CH3Br, ये आपका ONaBr, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, मिथॉक्सी मीथेन। क्या बन गया, मिथॉक्सी मीथेन। इसके थ्रू आप इसमें कईयों कन्वर्जन कर सकते हैं। सिंपली अगर आप चाहें तो किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको लेकर आप कोई भी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एनिसोल। क्या बन गया, एनिसोल बन गया, ठीक है। तो इनके थ्रू हम लोग इसका फॉर्मेशन करते हैं, करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ईथर बनाना स्टार्ट किया, आप ईथर चाह रहे हैं, ब्रांच्ड ईथर बनाना चाह रहे हैं, तो ब्रांच्ड ईथर बनाने के लिए आपको जो कंपाउंड लेना पड़ेगा वो आपका जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आप सेकेंडरी और टर्सरी लीजिएगा, कभी भी प्राइमरी मत लीजिएगा। अगर आपने एल्किल हैलाइड आपने सेकेंडरी और टर्सरी लिया तो आपकी यील्ड उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उसका हाइड्रोजन जो है उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, वो उतनी ज्यादा आसानी से नहीं निकलेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता कि वो आसानी से निकल जाए, तो यील्ड कम आएगी। अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लेकर के आप एल्कोक्साइड बनाते हैं तो उसमें से आसानी से एल्कोक्साइड बन जाएगा, और एल्कोक्साइड आसानी से बन जाएगा तो फॉर्मेशन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ठीक है, ये टर्सरी एल्कोक्साइड है प्लस प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो आपका क्या बन जाएगा, OCH3, ठीक है, OCH3। लेकिन यहीं पर अगर आपने टर्सरी क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया, और आपने प्राइमरी एल्कोक्साइड लिया, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आपका रहेगा एल्कीन का। वो कंपाउंड क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मिल जाती है, क्या मिल जाती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्लस अल्कोहल प्लस NaBr, ठीक है। तो अल्कोहल और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग ब्रांच ईथर बनाना चाहें तो हम लोग जो एल्कोक्साइड लेंगे वो एल्कोक्साइड हमारा क्या होगा, वो आपका सेकेंडरी या टर्सरी होना चाहिए। एल्किल हैलाइड आपका सेकेंडरी या टर्सरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, ठीक है, सॉरी एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को अगर आप प्लस Ag2O तो इससे ट्रीट करवाएंगे तो ये निकल जाएगा और आपका बन क्या जाएगा, प्लस AgBr, ठीक है। तो अगर सिल्वर ऑक्साइड साथ आप ट्रीट करवाइए एल्किल हैलाइड को तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये प्रिपरेशन मेथड था बेटा। नेक्स्ट में हम लोग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।